गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे 10वीं कक्षा का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। पहला लेसन बच्चों पहले लेसन में इसका दिया गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, बच्चों क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, बच्चों इसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चा ये उदाहरण से हम अच्छी तरह समझ लेते हैं इसको। है देखो, ये हाइड्रोजन बच्चों दिया गया, ये क्या है? हाइड्रोजन बच्चों ये है, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है कि O2। हाइड्रोजन को इसका पर संकेत सूत्र होता है H, इसको बोलते हैं O2 यानी ऑक्सीजन, इसको बच्चों कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बच्चों बनाता है। बच्चों क्या बनाता हुआ है? जल बनाता है। अब देख, हाइड्रोजन जो है वह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है? अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है, और वह ऑक्सीजन की सहायता से ही जलेंगे, बिना ऑक्सीजन का वह दहन नहीं हो सकता है। और देखिए, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन सहयोग करता है, और वही उस बच्चों क्या बनाता है? जल बनाता है। बच्चों क्या बनाता है? H2O यानी कि वह जल बनाता है। और जल जो क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। जल क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है? ठंडा करता है। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या आपका है कि और किसी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसे आप पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। उसे आप क्या कर सकते हैं? पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर, इसी आपने हाइड्रोजन प्लस O2, बच्चों दोनों को आपने मिलाया, बच्चों आप क्या जल बनाए थे, H2O बनाए थे। यानी बच्चों H2O जल को कहते हैं, H हाइड्रोजन को कहते हैं, O2 ऑक्सीजन को कहते हैं। क्योंकि देखो आप बच्चों, ये तो आपका जल बन चुका है, और जल बनाने के बाद आप उसे हाइड्रोजन नहीं बना सकते हैं, यानी आप उसे पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या शामिल है? अवस्था में परिवर्तन। बिल्कुल बात सही नुनू है कि अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, उसका अवस्था बिल्कुल बदल जाता है। यानी कि सॉलिड से कभी गैस बच्चों बनते हैं, गैस से कभी सॉलिड बन जाते हैं। रंग में परिवर्तन बच्चों, रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। तापमान में परिवर्तन, यदि आप उसे गर्म कीजिएगा, गर्म करने के बाद तापमान अधिक बढ़ता है। अभिक्रिया करना प्रारंभ कीजिएगा, दोनों में गर्म करना शुरू कीजिए, तापमान कभी घटे कभी बढ़ेगा। गैस का उत्सर्जन बच्चों, रिएक्शन करें बच्चों की अभिक्रिया करने के बाद बच्चों क्या होता है, गैस में उत्सर्जन गैस भी निकलता है। चलो बच्चों लिख लीजिए इसको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया। आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं? देखिए बच्चों, भोजन का पचना, हम लोग जब भोजन करते हैं बच्चों को क्या तो पच जाता है, वो आपका क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या आपका हुआ? रासायनिक अभिक्रिया आपका हो गया। अब बच्चों श्वसन, हम लोग क्या करते हैं, सांस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो आपका क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, लोहे के परत पर क्या लगना, जंग लगना भी वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दही बनना, दूध से दही बनना भी यह रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों ये सब क्या है? आप अपने जीवन में भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगला पॉइंट आता है आपका अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करते समय वह क्या भाग या हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तो बच्चों क्या अभिकारक कहते हैं? उत्पाद बच्चों किसको कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसा पदार्थ
जिनका निर्माण क्या होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखो, और ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बच्चों मिलाने से बच्चों क्या बना, यहाँ पर जल बनता है, जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों मिलने के बाद क्या बनता है, जल बनता है, अन्य जल का निर्माण होता है। देखिए, अब जो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से आप क्या बनाए, जल बनाए। ये जल जो बना ये आपका हो गया उत्पाद, ये आपका हो गया अभिकारक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया अभिकारक, अभिकारक हुआ, और ये आपका क्या उत्पाद बन गया। देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन यानी कि H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2, अब दोनों बच्चों यहाँ पे क्या किए, रासायनिक अभिक्रिया किए, आप यहाँ क्या बना दिए थे, जल बना। और जल बच्चों जैसे बना, और ये H2O यानी कि H प्लस O2, और बच्चों तीर का निशान आप लगाए, H2O जल बना, इसको आप क्या कर दीजिएगा, अभिकारक, अभिकारक, इसको क्या बोलिएगा, उत्पाद। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जो नए पदार्थ निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। उसे बच्चों क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये आप लोग समझ गए हैं। चलिए इसको लिखिए। अगला बच्चा आपका नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका है रासायनिक समीकरण। बच्चों क्या है, रासायनिक समीकरण है। कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों या बच्चों सूत्र भी कह सकते, सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चों क्या, जैसे आयरन, जिसको लोहा हम लोग तो Fe बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, नाइट्रोजन को N बोलते हैं। यानी बच्चों N जो लिखते आप हैं, नाइट्रोजन जो लिखते हैं, ये उसका क्या हो गया, प्रतीक सूत्र हो गया। तो बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी बच्चों दर्शाया जाता है। यानी कि आप प्रतीकों के साथ क्या कीजिएगा कि भौतिक अवस्था को आप क्या दर्शाइएगा। इससे बच्चों देखिए यहाँ पर S जो बच्चों ठोस होता है, उस बच्चों किसका प्रतीक लगाते हैं, S का लगाते हैं। द्रव का बच्चों लिक्विड यानी L4 लिक्विड का लगा। जो बच्चों द्रव अवस्था में होते हैं उसमें I के द्वारा बच्चों, सॉरी L के बच्चों, किसके द्वारा, L के बच्चों से क्या करते हैं हम लोग हैं, उसे दर्शाते हैं L के द्वारा। जो बच्चों गैस अवस्था में होता है उसे G के द्वारा। जो जलीय विलयन होते हैं, जो जल में मिलकर बने होते हैं, उसको जो एक्वस कहते हैं, यानी AQ, एक्वस बच्चों से क्या, एक्वस उसको बोलते हैं, यानी AQ के द्वारा से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे बच्चों देखिए मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। यानी मैग्नीशियम रिबन जो बच्चों हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ वो क्या दहन हो जाएंगे और वह क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वह क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि दहन को करने में जो सबसे अच्छी भूमिका किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। यानी ऑक्सीजन के बिना कोई पदार्थ का दहन नहीं कर सकते हैं। ये जैसे बच्चों देख लीजिए कि मैग्नीशियम बच्चों ये एक्वस, इसको हम जलीय विलयन कहते हैं। अब बच्चों देखेंगे मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। अब बच्चों क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को बच्चों क्या करेंगे, वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ दहन करके उसके बच्चों क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। तो किसी भी पदार्थ को दहन करने में तो ऑक्सीजन का अधिक भूमिका रहती है। यानी कि ऑक्सीजन के बिना कोई पदार्थ दहन नहीं होता है। बच्चों ये मैग्नीशियम का रासायनिक बच्चों सूत्र क्या होता है, Mg होता है। बच्चों क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन का O2। अब बच्चों क्या लगाए हैं, ये तीर का चिन्ह जो लगाए हुए ये रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, ये दर्शाता है। बच्चों ऑक्साइड, आप बच्चों दोनों में क्या करेंगे, मिलाएंगे। दोनों में क्या करें बच्चों, करेंगे मिलाएंगे। दोनों रिएक्शन रासायनिक रिएक्शन जब करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया पर जैसे बच्चों करेंगे, अब MgO हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन
और वायु के साथ बच्चा अभिक्रिया करने के बाद बच्चा क्या बनता है आपका MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चा बना। ये बच्चा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। बच्चों ये जो आपका पूर्णतः समीकरण संतुलित नहीं हुआ। बच्चों अगर ऐसा समीकरण आ जाए तो आप इसे क्या कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या बोले, कंकाली समीकरण कहा जाता है। ऐसे बच्चों समीकरण का आप लोग क्या बोलिएगा, कंकाली समीकरण कहेंगे, क्योंकि ये समीकरण जो है संपूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। अब देखो बच्चों, ये Mg बच्चों ये ठोस बच्चों, ये बच्चों क्या होता है, ठोस पदार्थ है। बच्चों आप देखिए ठोस पदार्थ के बच्चों प्रतीक क्या होता है, S। ये बच्चों क्या लगा दोगे, S लगा दो। ये बच्चों ऑक्सीजन बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये गैस है बच्चों, ये G लगा दो। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बच्चों जो हो गया आपका, ये भी ठोस है, इसमें बच्चों क्या लगा दोगे, S। ये बच्चों आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हो गया बच्चों। चलिए लिखो इसको। अब बच्चों सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बच्चों अब इसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। Fe प्लस H2O, तीर का चिन्ह बच्चों चिन्ह देंगे, साइन देंगे, Fe3O4 प्लस H2O, H2। यानी बच्चों ये लोहा है, हाइड्रोजन है, और लोहा और ऑक्साइड जो है बच्चों, इसे बच्चों में क्या करेंगे, अभी हम संतुलित करेंगे। बच्चों तो संतुलित यहाँ तत्व पहले लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, तत्व। इसको बच्चों यहाँ बच्चों इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसे अभिकारक कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अभिकारक। अब बच्चों इसके बाद लिखेंगे उत्पाद। अब बच्चों Fe तत्व आपका हो गया, हाइड्रोजन हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे Fe बच्चों, यहाँ क्या अभिकारक बच्चों, अभिकारक जो आपका Fe प्लस H2O दिया गया है। अभिकारक बच्चों Fe कितना है, लोहे बच्चों संख्या कितना, इसमें परमाणु संख्या 1 है। और उत्पाद में परमाणु संख्या लोहे में कितना दिया, 3 दिया गया, तो यहाँ 3 लिखो। और हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और बच्चों इसमें भी 2 है, यानी कि ये दोनों बच्चों क्या हो गया, संतुलित। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बच्चों कितना परमाणु संख्या 2 है, संतुलित हो चुका है। और ऑक्सीजन बच्चा परमाणु संख्या 1 है, और इसमें बच्चों कितना है, 4 दिया गया है, उत्पाद में 4 है। अब बच्चों दोनों क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। अब देखो यहाँ पर लोहे में अभी उत्पाद में परमाणु संख्या कितना, 3 दिया गया है। बच्चों यहाँ पे क्या करते, 3 से गुना जैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या 3 हो जाए, यानी कि 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले से ब्रैकेट से बंद कर दोगे दोनों तरफ, यानी कि इसका मतलब ये हो गया आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ बच्चा कितना है, 4 है। तो 1 को 4 से गुना करें बच्चों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया, यहाँ पे अभिकारक भी 4 और उत्पाद भी 4। तो यहाँ पे लोहे में बस 3 से गुना करो, यहाँ पर बच्चों किससे गुना कीजिए, यहाँ पे 3 से गुना करते हैं। जैसे बच्चे 3 से गुना करते हैं, देखिए अब लोहा Fe यानी कि लोहा बच्चा कितना परमाणु संख्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ बच्चा परमाणु संख्या 3 हो गया। अब बच्चा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो यहाँ बच्चों कितना है, 2 है, बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पर 2 हो चुका यहाँ पर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है। अब ऑक्सीजन बच्चों कितना है, 4 है। अभिकारक में बच्चों यहाँ पे क्या है, यानी कि उत्पाद बच्चों ऑक्सीजन की संख्या 4 था, तो अभिकारक ऑक्सीजन की संख्या बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे परमाणु संख्या ये 4 हो गया। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन में क्या आता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, यानी कि ये दोनों संतुलित नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर उत्पाद में बच्चों क्या करें, 4 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बच्चों उत्पाद में क्या करें, 4 से गुना यहाँ पर कर देते हैं। जैसे 4 से गुना करते हैं
तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। और इसमें परमाणु संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। और इसमें देखिए लोहे में परमाणु संख्या कितना दिया गया? 3। तो उत्पादक बचे परमाणु संख्या कितना दिया गया? 3 दिया गया है। अभिकारक में भी परमाणु संख्या 3 है और उत्पाद में परमाणु संख्या 3 है। अब देखिए, अब 4 को मानो किस ऑक्सीजन से O से जैसे गुना करते हैं, O4 होता है। यहाँ आप देखिए परमाणु संख्या ऑक्सीजन में कितना दिया गया? ऑक्सीजन में 4 है। बस यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बच्चों कितना अभिकारक में 8 है। यहाँ पर भी दोनों गुना करते बच्चों अभिकारक उत्पाद बच्चों कितना 8 होता है। यानी कि ये दोनों समीकरण की अभिकारक और उत्पाद जो है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बच्चों क्या हो गया? बराबर हो गया। ये आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। लेकिन ये पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आपने भौतिक अवस्था नहीं बैठाए हैं। बच्चे इसको क्या करें? ब्रैकेट से बाहर करें। 3Fe प्लस 4H2O, तीर के वजह साइन लगाओ। Fe3O4 प्लस H प्लस 4H2O प्लस 4H2O। चलिए बच्चों, अब इसमें क्या करें? भौतिक अवस्था में इसको बदलेंगे। बच्चों ये जो लोहा जो आप Fe लोहा हो बच्चों का, ये बच्चों कैसा अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। बच्चों किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। और ये हाइड्रोजन जो बच्चों हैं ये लिक्विड यानी कि लिक्विड द्रव अवस्था में होते हैं। और FeO4 जो है ये बच्चों किस अवस्था में होते हैं? ये सॉलिड यानी कि ठोस होता है। बच्चों क्या होता है? ये ठोस होता है। और H2 यानी कि बच्चों हाइड्रोजन बच्चों होता है वो गैस अवस्था में होता है। ये बच्चों अब ये आपने इसे क्या किया? भौतिक अवस्था में इसको बदल दिए हैं और ये आपका पूर्ण रूप से रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। बच्चों आपने अगले नेक्स्ट में पढ़े थे, पहले पढ़े थे आपने यानी मैग्नीशियम यानी Mg प्लस O2। अब बच्चों तीर का चिन्ह बच्चों MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है। बच्चों आप देखो ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम यानी कि ये दोनों आपस में क्या संतुलित है? दोनों आपस में क्या है? संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन में जो है परमाणु संख्या 2 है या परमाणु संख्या 1 है। ये बच्चों क्या है? इस परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 2 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ बच्चों 2 से गुना करेंगे। बच्चों किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करते हैं। तो 2 जैसे बच्चों गुना करते हैं यहाँ पर है। देखिए अब 2 से गुना कर दिए। यहाँ पर देखिए पर मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया। बच्चों यहाँ पे क्या? इसको पहले ब्रैकेट बच्चों बंद कर दो, इसको ऐसे इस तरह करके। ये ब्रैकेट बंद करने के बाद पता क्या चलता है? इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए कर दिया पर 2 बच्चों जैसे गुना आपकी मैग्नीशियम भी 2 और मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया यहाँ पे। यानी कि ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। लेकिन बच्चों इसमें क्या करेंगे? आप इसमें भौतिक अवस्था बैठाएंगे। बच्चों कौन अवस्था बच्चों लाएंगे? इसे हम लाएंगे भौतिक अवस्था में लाएंगे। बच्चों किस अवस्था में लाएंगे? भौतिक अवस्था में। 2Mg प्लस O2। बच्चों एरो तीर कैसे साइन देंगे? 2MgO। इस अवस्था में बच्चों लाने के बाद बच्चों क्या कीजिएगा? इसे भौतिक अवस्था में बदलेंगे। Mg मैग्नीशियम बच्चों जो है वो सॉलिड है, ऐसे डिनोट करेंगे। और बच्चों ऑक्सीजन जो बच्चों वो गैस होता है। ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है? गैस होता है। इसे हम G से डिनोट करेंगे। और 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ है। उसे हम क्या करेंगे? S लगाएंगे। S लगाने बच्चों के भौतिक अवस्था में बदल जाएगा। चलिए बच्चों इसे लिख लीजिए। अब बच्चों अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण की नियम बच्चों संतुलित को बच्चों कैसे बताएंगे? नियम बताएंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम बच्चों है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों क्या होगा?
ना तो आप द्रव्यमान को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं। बस इसको निष्कर्ष हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके उसके बाद उत्पाद, यानी अभिकारक के बाद क्या बच्चों आता है? उत्पाद आता है। प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि अभिकारक में भी और उत्पाद में भी बच्चों क्या होनी चाहिए? परमाणु की संख्या क्या है? बराबर होनी चाहिए। निष्कर्ष बच्चा आपने क्या सीखा? रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं अर्थात और उसके बाद अभिकारक में भी, अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ बच्चों क्या होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो क्या होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया प्रकार हम देख रहे हैं। तो पहला बच्चों क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बच्चों ये दोनों ए हैं, ए और बी जो दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है? दोनों ये दो अभिकारक हैं। बच्चों कितना अभिकारक हैं? दो अभिकारक हैं। दोनों अभिकारक मिल करके सी का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा था? ये सी का निर्माण कर रहा था। यानी ये आपका सी हो गया उत्पाद, ये भी आपका क्या? अभिकारक हो गया। यहाँ आपने देखा कि अभिकारक, आपने इसमें देखा कि अभिकारक दो या दो से अधिक, यानी दो और उससे अधिक होना चाहिए। तो दोनों मिल करके केवल कितना उत्पाद होना? केवल एक उत्पाद ने क्या किया? बना दिए। ए और बी, ए प्लस बी दोनों अभिकारक मिल करके उत्पाद सी का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों देखिए उदाहरण, कोयले का दहन। बच्चों कोयले का दहन बच्चों किसी ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी किसी भी पदार्थ का दहन नहीं कर सकते हैं। देखिए कोयले यानी सी यानी कार्बन बच्चों हो गया। से बच्चों कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन। बच्चों और कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है, जब मिलता है बच्चों CO2, बच्चों कौन सा गैस बनाती है? वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। बच्चों कार्बन जो हुआ बच्चों कोयले जो बच्चों सी से कार्बन जो बच्चों होता है वह सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। ऐसे डिनोट किए हैं, उसका भौतिक रूप हो गया आपका O2, ऑक्सीजन यानी कि गैस हो गया हुआ जी से। और बच्चों दोनों का हम रिएक्शन किया, यानी कि अभिक्रिया दोनों किए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस होता है बच्चों जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए 2H2O प्लस O2, अब तीर के वजह साइन लगाइए 2H2O। अब देखिए बच्चों दोनों को हमने यहाँ क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बच्चों किसको? दोनों अभिकारकों को। बच्चों दोनों अभिकारक H2O प्लस O2, ये बच्चा दोनों आपका क्या हो गया? अभिकारक हुआ। ये आपका क्या होगा? ये इसे आप अभिकारक कहेंगे। अभिकारक दोनों के संयोग से बच्चों क्या बना? H2 की जल बना। बच्चों क्या बना आपके यहाँ पर? ये जल बना आपका। यानी कि दो अभिकारक मिल करके बच्चों क्या करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी H2 प्लस O2 जो बच्चों जब आपस संयोग करोगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, उसे हम लोग जल कहते हैं। H2 बच्चों गैस होता है, O2 भी गैस ही होता है, और H2 जल यानी कि लिक्विड होता है बच्चों। इस बच्चों किससे प्रतीक किसको डिनोट किए हैं? L से किए हैं। तो बच्चों लिखो इसको। बच्चों आपको नेक्स्ट पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया। बच्चों क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तो बच्चों इसमें दिया गया है तो एक अभिकारक टूट करके, यानी कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये जो देख रही है आप, केवल यहाँ एक अभिकारक है। ये क्या है? केवल एक अभिकारक है। अब इन दोनों का आपस में जो क्या किया? रिएक्शन अभिक्रिया जैसे यहाँ पे किए तो बच्चे टूट करके दो उत्पाद में बदल गया, यानी कि B प्लस C में बदल गया। यानी कि अभिकारक जो था केवल एक ही था, वह कितने उत्पाद बदल गया?
वह दो उत्पाद बदल गया था, उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यानी बच्चों वियोजन का मतलब ही होता है अलग 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 करना। बच्चों क्या होता है? अलग अलग करना। यानी कि एक ही अभिकारक से, यानी एक के अभिकारक यहाँ दिया गया, इस अभिकारक हम लोग क्या गर्म करेंगे, रिएक्शन गर्म जिसे करेंगे वो क्या हो जाएंगे आपस। बच्चों कितने उत्पाद का निर्माण करेंगे? वह दो उत्पाद निर्माण करेंगे। बी प्लस सी उत्पाद निर्माण उसने किया, उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। यानी एक अभिकारक हुआ, ये दो उत्पाद में क्या हो गया? बदल गया। तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, वियोजन अभिक्रिया, इसमें बच्चों क्या होता है? एक ऊष्मीय वियोजन होता है और वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। बच्चों यहाँ पे दिया गया पहला बच्चों क्या है? उसमें वियोजन यानी उष्मा, यानी कि उष्मा मतलब क्या? उष्मा हो गया, जो काफी गर्म करता हो। तो ऐसा अभिकारक कैसा होना चाहिए? ऐसा अभिकारक जो उष्मा यानी गर्मी द्वारा दो उत्पाद में बदल जाता है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अभिकारक केवल यहाँ एक ही है। अब इन दोनों बच्चों को क्या गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या हुआ? तो CaCO यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है बच्चों। अब यहाँ देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, यानी कि दो एक ही अभिकारक को गर्म करने के बाद वह दो उत्पाद में बदल गया। एक बदल गया कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। यहाँ कोई दिक्कत बच्चों? चलिए एक बार फिर अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। ऐसा अभिकारक यानी ऐसा अभिकारक जो गर्म करने के बाद, बच्चों क्या करने के बाद? गर्म करने के बाद, ऐसा अभिकारक जो गर्म करने के बाद दो उत्पाद में बदल जाए, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। और कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों सॉलिड होता है, ऐसे डिनोट किए हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड भी बच्चों क्या होते हैं? सॉलिड, ऐसे डिनोट किए हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या? गैस होता है। यहाँ बच्चों को दिक्कत? तो इसको लिख लीजिए। अब पॉइंट नंबर 2 आपका है कि विद्युत वियोजन। क्या है? विद्युत वियोजन है ऐसा एक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के प्रभावित के द्वारा, यानी कि ऐसा एक अभिकारक लीजिए बच्चों, अभिकारक लेंगे, उसमें क्या कर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे और उसके द्वारा दो उत्पाद में बदल जाते हैं। यानी एक अभिकारक लिए, विद्युत धारा प्रभावित किए और ये दोनों जो है दो उत्पाद में क्या हो गया? बदल जाए, उसे विद्युत अभिक्रिया कहते हैं। देखिए 2H बच्चों क्या 2H2O लिए, जल लिए हैं। अब इसमें क्या किया? विद्युत धारा के यानी करंट को इसमें क्या किया? विद्युत को प्रभावित किए। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ? बदल चुका है। यानी कि एक ही अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण होता है, उसे ऐसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और क्या बोलेंगे? ऐसा एक अभिकारक जिसमें विद्युत धारा को प्रभावित करने के बाद वह दो उत्पाद में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। बच्चों उदाहरण में क्या लिखेंगे? H2O 2H2O और बच्चों विद्युत धारा प्रभावित करेंगे 2H2 प्लस O2। यानी बच्चों ये आपका लिक्विड हुआ, ये आपका गैस हुआ और ये गैस हुआ। जल तो लिक्विड ही होता है, L से डिनोट किए हैं। हाइड्रोजन गैस होता है, G से डिनोट किए हैं। इसको भौतिक रूप बच्चों कहते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस होता है, इसे भी G से डिनोट किए हैं। अब देखिए दूसरा थर्ड पॉइंट है आपका 3 नंबर का, प्रकाश वियोजन यानी प्रकाश वियोजन। ऐसा एक अभिकारक जो सूर्य के प्रकाश में गर्म करने के बाद दो उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ही उत्पाद आप लिए हैं, यानी कि उत्पाद का नाम क्या है? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। अब देखिए एक ही उत्पाद को सूर्य के प्रकाश में क्या किया? आप गर्म किए। गर्म करने के बाद बच्चों कितने उत्पाद बदल गए? ये दो उत्पाद में बदल चुका है, एक सिल्वर में और एक क्लोरीन बदल चुका है। तो बच्चों क्या? फिर बच्चों सुनिए, समझिए इसको। यानी ऐसा अभिकारक
जो सूर्य के प्रकाश से गर्म करने के बाद दो उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन कहते हैं। यानी कि आप देखिए, उदाहरण के लिए बच्चों लिए हैं AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किए और वह सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया। किसमें बच्चों बदलाइए? क्लोरीन में बदल गया। अब बच्चों, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसे बनाने में इसका सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलो समझ गए आप लोग, इसे लिखिए। अगला पॉइंट आपका है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? अभिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व, यानी कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व, अधिक क्रियाशील बच्चों लिखना है, अधिक क्रियाशील लिखना है, क्रियाशील। अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील तत्व को, यानी जो अधिक क्रियाशील होगा, यहाँ पहले समझ लीजिए, अधिक क्रियाशील वाले तत्व यहाँ तक हो गया, और कम क्रियाशील वाले तत्व और उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी उसकी अयौगिक से क्या करता है? अलग कर देता है। विस्थापन मतलब क्या? अलग करना, अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा जिसका कम क्रियाशील तत्व होगा, उसे क्या करेंगे? विस्थापित यानी अलग कर देंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, लोहा जो है ये कॉपर सल्फेट से क्या अधिक क्रियाशील तत्व है। अब ये क्या करेंगे? लोहा, बच्चों कौन है? लोहा से और ये सल्फेट, लोहा जो है Fe जो है, लोहा जो है CuSO4 से क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। तो ये क्या कर देंगे? अधिक क्रियाशील तत्व ये क्या होगा? ये कम क्रियाशील वाले तत्व हैं, तो दोनों कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दिया? अलग कर दिया। CO उसमें कॉपर को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहाँ क्या बना? FeSO4 बना। क्या बना? यहाँ पर लोहे का सल्फेट बन चुका है। यहाँ पर क्या सल्फेट ये बना? लोहे का सल्फेट बना, और उसने कॉपर उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। बात आई इस बच्चे समझ में? देखो, लोहा जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व हो गया, और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया इसने किया, इसमें कॉपर उसने क्या कर? अलग कर दिया। अलग बच्चों जिससे कि यहाँ पर, तो उसके पास क्या? FeSO4 बदल लोहे का सल्फेट उसे क्या कर दिया? बदल दिया। बच्चे इसे क्या हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये द्विस्थापन अभिक्रिया, बच्चों यहाँ क्या होना चाहिए? द्विस्थापन अभिक्रिया। मुझे सल्फेट लिखा चुके, द्विस्थापन अभिक्रिया लिखना है आपका, अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया में दो उत्पादक निर्माण, जिस अभिक्रिया में बच्चों क्या होना चाहिए? दो उत्पादकों का निर्माण होना चाहिए। दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी दो यौगिक जो है उसके बीच में आयनों के आदान प्रदान बच्चों उसमें क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विस्थापन अभिक्रिया होते हैं। बच्चों उसके बीच क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान बच्चों होता है। और ये डबल आयन लिखा चुका है यहाँ पर, तो आयनों के आदान प्रदान होता है, उसे क्या? द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों क्या आयन मतलब क्या होता है? यानी कि बेरियम बच्चों जैसे आप देख रहे हैं, इसमें चार्ज कितना? +2 में है, और सल्फेट पर चार्ज कितना है? 2 है। यानी इसी हम लोग क्या आयन आदान प्रदान करके बच्चों क्या 0 हो जाएगा। प्लस में बच्चों क्या होता है? 0 होता है, माइनस बच्चों होता है। अब देखिए, ये सोडियम बच्चों दिया गया, सोडियम और सल्फेट दिया गया है, और बेरियम क्लोराइड दिया गया है। अब बच्चों दो अब उत्पादक बच्चों, अब देखिए दोनों उत्पादक बच्चों इसमें क्या करेंगे? इसमें करना है आपको Ba, और ये बेरियम को SO4 से बच्चों किसे करना है? SO4 से इसे करेंगे बच्चों Na2, यानी सोडियम सल्फेट को BaCl2, यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम आपस में रिएक्शन जब करेंगे, यानी अभिक्रिया जब करेंगे, तो इसमें क्या? BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा? Cl2, यानी क्लोराइड को ये विस्थापित यानी उससे क्या कर देगा? अलग कर देता है। उस बच्चों उसने क्या किया? अलग कर दिया। अब सोडियम को क्लोरीन के साथ बच्चों किसे करेंगे? क्लोरीन के साथ इसे बच्चों करेंगे। बच्चों क्या हो गए? और सोडियम को इसने सोडियम जैसे इससे किए,
इसमें क्या हुआ, बेरियम इसमें क्या विस्थापित अलग हो गया, बच्चों यहाँ पे क्या बचा आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बचता है। बच्चों इसमें क्या बचता है, सोडियम क्लोराइड बचता है। ये बच्चा आप लोग समझ गए। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 के भी सफेद अवयवीय अवक्षेप निर्माण होता है। अब जिसमें के जो अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं उसमें पानी से तो घुलनशील घुल जाते हैं, जो तत्व जो बस इसमें आके क्या सफेद उजला इसमें क्या सफेद के तरीके इसमें जम जाता है। ये आप बच्चों देखिए मार्कर मेरे पास ब्लैक रंग का है, बच्चों ये इजीली उसको मिटा देते हैं। उजला जितना बच्चों सफेद आप देख रहे हैं ये क्या है, तत्व हैं। ये बच्चों क्या है, तत्व हैं। जो अशुद्ध तत्व होते हैं इसकी पेंदी नीचे बच्चों क्या जम जाते हैं, पेंदी नीचे वह जम जाते हैं। अब देखिए बी यानी बेरियम जो है इसे बच्चों आयन कितना चार्ज करते हैं, इसमें +2 धनात्मक में है, और सल्फेट में क्या आता है 2- यानी कि ऋणात्मक में है। बच्चों जब दोनों घटाएंगे क्या 0 बचता है, तो BaSO4 बच्चों निकलता है। क्या निकलता है, बेरियम सल्फेट निकलता है। ये बच्चों कोई दिक्कत, चलिए इसको मतलब आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे, इसको लिखिए। मतलब अगला नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर का पॉइंट है आपका है कि उपचयन उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। अब बच्चों उपचयन और अपचयन के बारे में बच्चों जानेंगे। उपचयन बच्चों पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। बच्चों इसमें ध्यान देना बच्चों कि पदार्थ में क्या ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाएगा और हाइड्रोजन का ह्रास होना यानी कम हो जाना, यानी कम मतलब हट जाना। इसमें बच्चों उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि, ऑक्सीजन की जुट जाएगा और हाइड्रोजन क्या हट जाएगा, उससे क्या कहते हैं उपचयन। उस बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं बच्चों। अब देखिए उपचयन, अब अपचयन कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि। इसमें क्या है, पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि है और ऑक्सीजन का हट जाना, उसे अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों को जब गर्म किया गया, अभिक्रिया किया गया, तो यहाँ पे क्या निकला CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में क्या जुट चुका है, जुड़ा हुआ है ना, संयोग किया है, तो ये आपका CO2 निकला। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। इसे क्या बोलेंगे, उपचयन। यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो था क्या हो चुका है, यहाँ पे जुट चुका है, जोड़ा गया। जैसे ऑक्सीजन जुटता है उसमें CO2 बना, उसे क्या कह देंगे, उपचयन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होना उसे अपचयन कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन उससे क्या हो जाएगा, हट जाने का, ह्रास हो जाएगा। देखिए CO2 और H2 को हम जैसे गर्म किए बच्चे, यहाँ पे क्या हो Cu बच्चे क्या निकला, Cu निकला। आने की दोनों गर्म बच्चों करने के बाद क्या निकला, Cu निकला। इससे मेरा ऑक्सीजन मेरा क्या हट चुका है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन। इसे क्या बोलेंगे, अपचयन। अब फिर H2 को जैसे बच्चे H2 में देखिए यहाँ पर H2 और इसमें बच्चों ऑक्सीजन क्या हट चुका है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। अगर जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता हो ऐसे अभिक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स। इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, इसी से हम लोग क्या रेडॉक्स कहेंगे। एक बार बच्चों से फिर से समझ लो बढ़िया से। उपचयन बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन में क्या होगा, हट जाएगा, नहीं ह्रास हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। आप उदाहरण से समझ सकते हैं। कार्बन था और ऑक्सीजन था, दोनों बच्चों इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी कि जोड़ा गया है। इसे हम लोग CO2 बना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। और देखिए नीचे उदाहरण में क्या है, CuO प्लस H2 और बच्चों उसमें से गर्म किए, दोनों बच्चों क्या किए, गर्म किए, तो बच्चों यहाँ पे क्या निकला, Cu प्लस H2O, यानी कि Cu प्लस H2O निकला। इसमें क्या पहले जो आपने किया, दोनों गर्म किए, Cu निकला यहाँ पर, ये क्या कि ऑक्सीजन इससे क्या हो चुका, हट चुका है। इस वजह ऑक्सीजन इसमें क्या हो चुका, कम हो गया है। इसे ऐसी अभिक्रिया बच्चों हम लोग ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और देखिए हाइड्रोजन में जाकर क्या वो ऑक्सीजन इसमें क्या सट चुका, जुड़ चुका है, इसे हम लोग क्या उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन, हाइड्रोजन का घटना यानी कि बाहर निकल जाना, उसे कहते हैं अपचयन। चलो बच्चे इसे लिख लीजिए।
अब बच्चा आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन के उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, यानी कि दैनिक जीवन में उपचयन का क्या क्या अभिक्रिया होती है और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो संचार, पहला बच्चा पॉइंट क्या संचार है। जब कोई धातु आर्द्रता, मतलब आर्द्रता मतलब ये होता है नमी आना, मतलब क्या आना, इसका मतलब क्या होता है आर्द्रता, नमी आना, वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारित हो जाता है। बच्चों धातु उसमें क्या संचारित हो जाता है, यानी उसमें जंग लग जाती है। लेकिन बच्चों जंग कब लगती है, जब ये वायु और पानी के संपर्क, यानी कि ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में जब आता है तो जब वह संचारित हो जाता है, यानी कि उनकी परत में जो है तो भूरे भूरे कलर के रंग चढ़ जाते हैं। बच्चों इससे बचाने हम लोग क्या करते हैं, लोहे पर जंग लगना। बस इसका उदाहरण क्या होगा आपके लिए, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो बच्चों जंग लगते हैं बच्चों किसके वजह लगता है, ये है यानी कि ऑक्सीजन और पानी के संपर्क आने के बाद। बच्चों इसको हम कैसे बचाते हैं, लोहे वस्तुओं में क्या करते हैं पेंट कर देते हैं, लोहे की वस्तुओं में क्या करते हैं वस्तुओं पर हम पेंट कर देते हैं। तो चांदी पर काली परत जमना, यानी पानी और ऑक्सीजन का जो बच्चों संयोग मिलन होगा उससे बच्चों क्या होगा काली परत जम जाएगी। तांबे पर हरी परत जमना, यानी तांबे पर भी क्या हरी परत जम जाएंगे, कब जमेंगे, जब वह वायु और पानी के संपर्क में आएगा तब जम सकता है, जमेगा वह। तो बच्चों एक बार फिर संचालन बस, जब कोई धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है बस धातु वे क्या संचारित हो जाता है अर्थात उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, उसे हम लोग क्या संचालन कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना और तांबे पर हरी परत जमना। अब देखिए विकृत गंधिता बच्चों, विकृत गंधिता बच्चों होता है, अब विकृत गंधिता जो होते हैं बट इसे हम लोग क्या करते हैं, गंधिता जो है तो वसा युक्त बच्चों कैसा वसा युक्त तेल या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, यानी कि खाने वाला वस्तु जो खाद्य सामग्री बच्चे होते हैं तो उसमें क्या हो जिसमें कि अधिक वसा तेल ये छाना हुआ होनी चाहिए, तला हुआ होनी चाहिए, इसमें अधिक तेली पदार्थ हो, वह जिससे वायु के संपर्क में आएगा वह बच्चों क्या उपचयित हो जाएगा, अर्थात वह गंध दुर्गंध करने लगता है, महकने लगता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। और बच्चों क्या होता है वायु के संपर्क में जिससे आएगा उसका स्वाद बच्चों क्या परिवर्तन हो जाएंगे। बच्चों अब देखिए इससे केवल हम इसको बच्चे कैसे हम लोग बचा सकते हैं, या तो आप देखिए चिप्स के पॉकेट आप लोग देखे होंगे, चिप्स के पैकेट में क्या होता है कि उसमें तला हुआ चिप्स जो तला हुआ होता है उसे पकड़े बच्चों क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस, बच्चों उसमें क्या करते हैं नाइट्रोजन बच्चों गैस भरते हैं, वही क्या करते हैं उसे उपचयित होने से रोकता है, यानी कई घंटों का समय उसको बढ़ा दिया जाता है। और बच्चों खाने वाले पदार्थ को ले सकते हैं बच्चों या दूसरा खाने वाले पदार्थ बच्चों कैसे बचा सकते हैं, यानी आप फ्रिज में, यानी बच्चा आप उसको फ्रिज में जब रख देते हैं यानी वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने बच्चों बात करता क्या होता है कि विकृत गंधिता जो उसका यानी कि दुर्गंध करने की क्षमता बच्चों की कम हो जाती है, वह बहुत दिनों तक वह चलने लगता है उसे तो और उसका स्वाद और गंध में बच्चों क्या तो परिवर्तन नहीं हो पाता है, यानी परिवर्तन कब होगा जब उसके इसका ठंडापन फ्रिज में जब रखे हुए हैं उसके अगर क्षमता कम हो जाएगी तभी आप क्या हो वहाँ पे वसायुक्त पदार्थ गंध और दुर्गंध करने लगेंगे। लेकिन जब तक ये नाइट्रोजन गैस रहेंगे बच्चों फ्रिज में रखिएगा आपका खास सामग्री की वस्तुओं के वहाँ पे नहीं दुर्गंध नहीं करते हैं। फिर बच्चों इसको लिखिए। बच्चों आपका वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बच्चों क्या है आपका है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है तापमान के आधार पर, यानी इसको वर्गीकरण बच्चों कैसे करेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो बच्चों होते हैं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, यानी बच्चों अभिक्रिया अभिकारक तो होगा, उस अभिकारक बच्चों से हम अभिक्रिया करेंगे तो रिएक्शन बच्चों करें उसमें उत्पाद निर्माण तो होगा, उत्पाद जिसे निर्माण होगा बच्चों ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, उससे बच्चों क्या अधिक वहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, यानी कि अभिक्रिया के उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए
प्राकृतिक गैस का दहन। तो बच्चों प्राकृतिक गैस बच्चों क्या है, CH4, जिसे हम लोग मीथेन, कैसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। जैसे बच्चों क्या बोलेंगे, इसका नाम कैसे, मीथेन है। और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका H2 आपका जल हो गया, मतलब जल हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है यहाँ पर है, तो CH4 और दोनों बच्चों क्या किया, यहाँ पे अभिक्रिया किए, जैसे बच्चों यहाँ पर यानी गर्म किया यहाँ पर, तो बच्चों गर्म करने के बाद बच्चों क्या निकला, CO2 और H2O जल निकला। देखिए बच्चों, देखिए जल जो है यहाँ पे, जल जो है ये वाष्प में है। बच्चों ये क्या है, जल किस में, ये वाष्प में जल है, ये जल आपका जो वाष्प में है। यानी कि आप बच्चों गैस को जब जलाते होंगे बच्चों, कैसा होता है, वाष्प में निकलता है बच्चों, अधिक गर्म देती है, यानी कि वह उसमें अधिक उत्पन्न करता है। बच्चों फिर सीख लो, को समझ लो बढ़िया से। प्राकृतिक गैस जाना पर CH पानी, मीथेन को और ऑक्सीजन बच्चों दोनों क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। बच्चों ये जल जो बच्चों किस में ये है, वाष्प में, बच्चों किस में है, वाष्प में है, यानी गैस के रूप में है। और बच्चों उसमें अधिक ऊष्मा भी निकलता है, यानी अधिक गर्म हो जाते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ, यानी अभिक्रिया उत्पाद निर्माण तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों उदाहरण के लिख सकते हैं आप, CH4 + O2। अब बच्चों यहाँ गर्म करेंगे, एरो का साइन लगाते हैं तीर वाला, तो CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा, यानी इन सबक बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी तापमान के आधार पर। अब बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, बट देखिए उत्पाद का निर्माण के साथ साथ, यानी बच्चों देखिए उत्पाद का निर्माण आपका हो चुका है, यानी बच्चों इसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। देखिए यहाँ बच्चों क्या आपका ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये प्राकृतिक गैस का जो दहन बच्चों होगा, ये प्राकृतिक गैस का जो दहन है, तो बच्चों सबको बढ़िया से बना दें यहाँ पर, इसको यहाँ पे ऐसे, और प्राकृतिक गैस का जो दहन बच्चों होता है, ये देखिए CH4 यानी कि मीथेन, ये क्या हो गया, मीथेन हो गया, और ऑक्सीजन। अब देखिए मीथेन और ऑक्सीजन बच्चों पे आप गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या निकला, CO2, CO2 गैस निकला, और H2O जल, यानी बच्चों यहाँ पर जल जो है वाष्प का काम करेंगे, यानी जल क्या करेंगे, वाष्प का काम करेंगे, और प्लस ऊष्मा, यानी कि जब CH4 और हम ऑक्सीजन को क्या यहाँ पे गर्म किए, गर्म करने के बाद CO2 और H2O प्राप्त हुआ, तो ये आपका जो यहाँ पर जो है, ये जल जो वाष्प के रूप में है। जैसे हम लोग घर में जब खाना बनाते, गैस को ले सकते हैं आप, गैस एक प्राकृतिक ईंधन है, उसमें जब जैसे कुछ गर्म करते हैं, उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता है, उसमें अधिक ऊष्मा, उससे ऊष्मा क्या अधिक निकलता है बच्चों। ये बच्चों को दिक्कत, चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये भी आप समझ गए, ऊष्मा के बारे में भी समझ गए। इन दोनों का मीथेन और ऑक्सीजन गर्म किए, CO2 + H2O निकले, H2O जो है वह जो वाष्प के रूप में काम कर रहा था, और उससे बच्चों के उसमें अधिक ऊष्मा प्राप्त हो रही थी, यानी कि गैस हम जब जलाते हैं उससे ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी नाम ही क्या, ऊष्मा शोष, जो ऊष्मा क्या अवशोषित करता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, यानी कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिकारों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये जो है, ये बच्चों क्या, ये जो है, यानी कि यह एक अभिकारक है, ये क्या एक अभिकारक है, इसको अलग अलग करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा को क्या करें, इसमें अभिक्रिया करेंगे, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, यानी एक ही अभिक्रिया को हम तोड़ने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा हम क्या कर सकते, उत्पादन का निर्माण करेंगे, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और देखिए यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बच्चों जो है वियोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण है। ये क्या बच्चों है, वियोजन अभिक्रिया के क्या है, एक उदाहरण है।
चलिए बच्चा, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बच्चा आपकी जो क्लास आज इतना ही रहेगी, तो फिर आपको भी अगले दिन बच्चों पढ़ाएंगे। और बच्चों जितने भी आपके दोस्त होंगे और दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करेंगे। और जो बच्चे इस पे नए पे हो, इस चैनल पे नए होंगे, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक भी करें। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।